moviesala.com पे आप जो है ज्योग्राफी बाय विशाल सर के साथ पढ़ रहे हैं। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और जीएस के पॉइंट व्यू से हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं और भारत का भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। भारत का जो भौतिक विभाजन था, मैंने बताया था आप लोगों को कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन वो 6 भागों में है और 6 भागों में से मैंने आपको 4 भाग आपको बताया है। आज हम लोग 5वें भाग की चर्चा करेंगे और 5वां जो भाग है वो है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान हम लोग तटीय मैदान की चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है, कि तटीय मैदान कितने हैं और तटीय मैदान की अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं और भारत में जो तट होते हैं उन तटों को क्या कहा जाता है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे भारत के तटीय मैदान की और इन तटीय मैदानों की अपनी क्या विशेषताएं होती हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे आज तटीय मैदान की। डाला हेडिंग, आप लोग डाला हेडिंग भारतीय तटीय मैदान। भारतीय जो तटीय मैदान है, अगर हम बात करते हैं भारतीय तटीय मैदान की, तो ये दो तटीय मैदान है। पहले हम एक तरफ बनाएंगे और एक तरफ आपको हम लिखेंगे, दोनों काम करेंगे। तटीय मैदान जो 2 है, पहला जो तटीय मैदान है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ये पश्चिम की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। और जो दूसरा मैदान है उसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान 2 मैदान हैं। इन दोनों मैदानों के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि भारत के जो तट है उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग तटों के नाम जानेंगे और तटों कौन कौन से तट हैं इनको जानेंगे। तो जो आपका ये वाला क्षेत्र है, इसमें यह है आपका जो है पश्चिमी घाट। यह है आपका पश्चिमी घाट है, मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले भी क्लास में। और यह है आपका पूर्वी घाट। यह है आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, इसमें जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र यही है आपका मैदान, यही है आपका मैदान है। और एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान है, एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान है, ये आप लोगों को देख सकते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान हो गया और ये वाला क्षेत्र हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, तो एक पूर्वी तटीय मैदान हो गया और एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। दोनों के लोकेशन पहले आप लोग बना लेंगे। पहले आप यहाँ एक तरफ डायग्राम में लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, एक तरफ लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का मैप आप लोग ये वाला बनाएंगे और पूर्वी तटीय मैदान का मैप आप लोग ये वाला बनाएंगे। तो पहले जब मैप बना लेंगे तो हमारे पास चीजें आसान हो जाएंगी कि जो है कितने आसानी से इसको हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो हम बताना होगा कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ पे हैं, कैसे हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में कुछ तटों के नाम होते हैं। पहले हम उन तटों के नाम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत के तटों के अलग अलग नाम हैं और इन नामों को पहले हम जानेंगे ऐसे, ठीक है। कौन से तट को क्या कहा जाता है, पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व पश्चिमी तटीय, पश्चिम के तट के नाम क्या है। तो यह है आपका पश्चिमी दिशा है। पश्चिमी तटों के नाम, सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तटों के नाम को जानेंगे और यहां जानेंगे पूर्वी तटों के नाम क्या क्या है। पूर्वी तटों के नाम क्या क्या है, हम इसको जानेंगे और इसको जानेंगे, ठीक है। हम दोनों को इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो ये वाला तट है, ये वाला जो तट है इसको कहते हैं कच्छ तट। कच्छ, इसको हम लोग कच्छ तट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो तट है गुजरात का, ये वाला पूरा, इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, इसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो ये वाला तट है आपका, यहाँ पे है सूरत और सूरत से लेकर के और गोवा तक, यह है आपका गोवा। तो सूरत से लेकर के और गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, तो सूरत से लेकर के गोवा के तट को कहा जाता है
कोंकण तट, इसको यहाँ पर कोंकण तट कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो सूरत से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है। यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है और ये पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र का है और गुजरात का है और यहाँ पे कोंकणी कल्चर बहुत ही ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में तटों के आसपास। ठीक है, ये हो गया आपका गोवा हो गया। इसके बाद गोवा से लेकर के और यहां पर है न्यू मंगलोर। तो गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक के तट को क्या कहते हैं? तो गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, इसी को कनारा तट भी बोलते हैं, इसी को कर्नाटक तट भी बोला जाता है। 3 नाम है इसके। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, बहुत ही बेसिक चीजें। अगर आप इनको नहीं आप पढ़ेंगे, नई चीजों को ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा गलत होने का चांस होता है। ठीक है, तो गोवा है और गोवा से न्यू मंगलोर, कर्नाटक में ये न्यू मंगलोर है और यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं? तो यहाँ तक के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट, इसी को कनारा तट, इसी को कर्नाटक तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला तट कौन सा है? तो न्यू मंगलोर से लेकर के और कन्याकुमारी, ये आपका कन्याकुमारी है। मैंने जो के लिखा है यहां मैं लिख देता हूं कन्याकुमारी। तो न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है, इस तट को क्या कहते हैं? तो इस तट को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किसको? न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को। तो एक पश्चिमी तट, जो पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, मैदान है, उनके तटों के नाम मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग इनको मिला लेना। पहला है सूरत से लेकर के गोवा तक कोंकण तट, सूरत से लेकर के न्यू मंगलोर तक कन्नड़ तट, कनारा तट या जो है इसको कनारा या कन्नड़ या कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है, इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 तटों के नाम है। और ये गुजरात का जो ये क्षेत्र है, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं और जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम कच्छ तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पे कौन कौन से मैदान स्थित हैं? तो कन्याकुमारी से लेकर के और यहां पर है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसे हम बोलते हैं केजी बेसिन बोला जाता है। तो केजी बेसिन से लेकर के और ये पूरा जो क्षेत्र है ये, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। केजी बेसिन से लेकर के और ये है आपका हुगली नदी है हुगली। तो केजी बेसिन से लेकर के और हुगली नदी तक के क्षेत्र को कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कहते हैं, इसी को कहते हैं उत्कल तट कहा जाता है, इसको उत्कल तट। ठीक है, तो आप एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इसको एक कन्याकुमारी से लेकर के और केजी बेसिन तक के तट को क्या कहते हैं? इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और केजी बेसिन से लेकर के नदी है हुगली, यहां तक के तट को कहते हैं आपका उत्तरी सरकार तट या इसी को उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है ना? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, आप इसको एक बार डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद इसको आप मैप के थ्रू जब इसको याद करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस केवल मैप के थ्रू अगर जानते हैं तो हम बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, दोनों तटों की बात करेंगे, दो तटों की विशेषताओं की बात करेंगे, किस तट की क्या विशेषताएं हैं और उन दोनों में क्या क्या अंतर है, हम उन पे एक एक करके बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात पश्चिमी तट की करेंगे कि पश्चिमी तट के बारे में हम पहले आप लोगों को बता देते हैं, पश्चिमी तट क्या है और पूर्वी तट में क्या अंतर है, वो भी बताएंगे हम। पश्चिमी तट की विशेषता की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी तट को अगर हम ऐसे बांटते हैं तो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, और जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका हो गया मैदान। तो ये मैदान जो है बहुत पतला मैदान है और यहाँ नदियाँ
बहुत कम दूरी तय करती हैं, इसलिए इसमें यह मैदान काफी पतला है। इस मैदान में कई मैदान हैं, जैसे अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम बात करें गुजरात के मैदान की, तो ये हो गया आपका गुजरात का मैदान। तो गुजरात का मैदान अगर बात किया जाए तो गुजरात के मैदान की क्या विशेषता है, तो गुजरात के मैदान की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में मसालों की खेती की जाती है और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है, किस तट की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने बात किया था आपका किस तट की बात किया था, तो मैंने बात किया था आपका गुजरात के मैदान की। तो पश्चिमी तट के मैदान में पहला मैदान कौन सा है, पहला मैदान है गुजरात का मैदान। दूसरा मैदान जो है आपका वो है कोकण का मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका कोकण का मैदान है, मैंने अभी बताया आपको, ये है आपका कोकण का मैदान। कोकण के मैदान में जो अगर बात किया जाए तो कोकण के मैदान में जो क्षेत्र है यह इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर ये कम उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर काफी उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर जो है आम, नारियल, इन सब की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। फलों की खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पर होती है, फलों की खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पर की जाती है कोकण तट के मैदान के पास। ठीक है, तो कोकण तट का मैदान की विशेषता भी ये है और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके भी मैं अंतर बताऊंगा, तो अंतर में आप लोगों को सीधे सिंपल से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस मैदान के अलावा दूसरा मैदान है आपका कौन सा मैदान, तो ये तो हो गया आपका कोकण मैदान, ये कोकण का मैदान है। ये हो गया आपका कौन सा मैदान, तो कर्नाटक का मैदान, कर्नाटक का मैदान हो गया। और कर्नाटक के मैदान में काजू का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, काजू जो हम लोग काजू खाते हैं। कॉफी का उत्पादन काफी किया जाता है यहाँ पर, कॉफी का उत्पादन यहाँ पर व्यापक पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता यहाँ पर देखने को हमें मिलती है कि कॉफी का उत्पादन यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर होता है। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती भी की जाती है। इस मैदान की विशेषता है कर्नाटक के मैदान की। यहाँ पर इसके अलावा सुपारी और मसालों की भी खेती व्यापक पैमाने पर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर बात किया जाए कि अगला कौन मैदान है, तो ये वाला जो क्षेत्र है केरल में, इसको कहते हैं मालाबार तट भी कहते हैं, मालाबार मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान की विशेषता क्या है, इस मैदान में मसालों की खेती बहुत ज्यादा होती है, मसालों की खेती यहाँ पर ज्यादा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मसालों की खेती होती है। इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, गन्नों की खेती जाती है। यहाँ पर चावल अर्थात धान की भी खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पर होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वी तट के अगर बात कर लेते हैं, पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी हम पहले बात कर लेते हैं और फिर दोनों का हम अंतर लिखवाते हैं आप लोगों को कि क्या अंतर दोनों में है। पूर्वी तट की अगर बात करें, हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट अगर ये हो गया आपका मैप और ये हो गया आपका पूर्वी तट, ये क्षेत्र आपका हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। और पूर्वी तट काफी चौड़ा है, इसके पीछे कारण क्या है मैं अभी आपको अंतर बताऊंगा, क्योंकि यह नदियां डेल्टा बनाती हैं, इसलिए पूर्वी तट काफी चौड़ा है। ठीक है, तो पूर्वी तट आपको चौड़ा इसलिए है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर नदियां जो है क्या बनाती हैं, नदियां यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अब मालाबार तट की विशेषता क्या है, तो मालाबार तट में ये पूर्वी तट की विशेषता क्या है, तो पूर्वी तट में पहला जो मैदान है ये वाला मैदान है, इस मैदान को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल, या इसको बोलते हैं कौन सा मैदान, इसको बोलते हैं तमिलनाडु का मैदान, तमिलनाडु का मैदान बोला जाता है। और इस मैदान में कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी, यहाँ पे कावेरी नदी बहती है और ये डेल्टा काफी प्रसिद्ध, ये जो है मैदान काफी प्रसिद्ध है। और इस मैदान में चावल, कपास और मसालों और चाय की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, वो इस मैदान की विशेषता है, कोरोमंडल मैदान की विशेषता है। आगे बात करते हैं, दूसरा मैदान है आंध्र प्रदेश का मैदान।
और ये है आपका आंध्र प्रदेश का मैदान। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश का मैदान हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मैदान की अगर विशेषताओं की बात करें तो इस मैदान में जो है चावल की खेती बड़े व्यापक पैमाने पर होती है। यहाँ पर चावल की खेती यहाँ पर की जाती है, व्यापक पैमाने पर चावल की खेती होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो नदियां हैं, केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन होने के कारण यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और गैस के भंडार भी यहाँ पर व्यापक पैमाने पर पाए जाते हैं। ये इस पूर्वी तटीय तट की विशेषताओं में से एक है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है और इसे कहते हैं उड़ीसा का मैदान। इसे उड़ीसा का मैदान कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। और इस मैदान की अगर विशेषताओं की चर्चा की जाए तो इस मैदान में नदी बनाती है। नदी कौन सी बनाती है? डेल्टा महानदी। यहाँ पर महानदी अपना डेल्टा बनाती है और इन डेल्टा में चावल की खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पर की जाती है। चावल की खेती यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है नारियल की खेती की जाती है कुछ मिट्टी में, और यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं जिसे हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भी खेती यहाँ पर व्यापक पैमाने पर की जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब पूर्वी तटीय और पश्चिमी और दोनों के मैदानों की एक एक करके अंतर जानने का प्रयास करेंगे और मैप के थ्रू हम इसको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब गौर करिएगा इनमें अंतर क्या है, अंतर को जानने का प्रयास करेंगे और अंतर क्या है ये जानेंगे, और साथ में एक मैप के थ्रू हम इसको समझने ka भी प्रयास करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये हो गया आपका पश्चिमी तट हो गया और ये हो गया आपका पूर्वी तट। ठीक है, ये पूर्वी तटीय घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, और ये वाला हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान हो गया और ये हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान। अंतर की बात किया जाए तो पहला अंतर क्या पे है, यहाँ पे क्या अंतर है, हम एक एक अंतर की चर्चा आप लोगों से करेंगे। सबसे पहले अंतर बात किया जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा कम है, इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। यहाँ देख लो इसकी चौड़ाई कम पाई गई जबकि इसकी चौड़ाई ज्यादा पाई जाती है। यहाँ लिखेंगे इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। ये अंतर है, चौड़ाई अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब क्यों पाई जाती है, चौड़ाई अधिक क्यों पाई जाती है, तो यहाँ नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये जानना है हमें। क्यों? क्योंकि नदियां कम दूरी तय करती है, सीधे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जबकि यहाँ नदियां दूर से बहती हैं और दूर से बहती हैं इसलिए नदियों में अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है और नदियां जब वहां तक पहुंचती हैं तो उनमें मिट्टियों की संख्या, मिट्टी ज्यादा हो जाती है और जब मिट्टी ज्यादा हो जाएगी तो नदी में जब समुद्र के किनारे पहुंचेगी तो मिट्टी वहां छोड़ देगी, जिससे यहाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इस कारण से पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो दोनों में अंतर मैंने आपको पहला अंतर बता दिया। ये पहला अंतर है कि पहला अंतर यह है कि नदियां यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यहाँ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो आपके सामने मैप पे मैंने बता दिया है। ठीक है, दूसरी विशेषताओं की चर्चा अगर हम करें, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान की दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा अंतर यह है कि जो दूसरा अंतर है अगर दोनों देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है और लेटराइट मृदा वो होती है जिस मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है, इस कारण से यहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है।
यहां पर मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर जड़ोढ़ मृदा पाई जाती है, ये अंतर है, यहां पर जड़ोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदियां यहां पर डेल्टा बनाती हैं और जब डेल्टा बनाती हैं तो नदियां इन क्षेत्रों में अवसाद की मात्रा लेके आती हैं और उसी कारण से इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो जड़ोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर यह है कि यहाँ वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट है और जब मानसूनी हवाएं आती हैं पश्चिमी घाट से टकराती हैं और पश्चिमी घाट से टकराने के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा करती है। जबकि ये मानसून यहाँ से लौट के आता है, ऐसे घूम के जाता है, तो यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो ये तीसरा जो अंतर है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अंतर हो गया। ये वर्षा अधिक क्षेत्र है पश्चिमी तटीय मैदान और ये वर्षा कम क्षेत्र है पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके बाद में चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर यह है कि जो 4 नंबर पर अगर देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान चक्रवात से कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये चक्रवात से कम प्रभावित, ये चक्रवात से कम प्रभावित होता है, जबकि ये चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है, अधिक प्रभावित होता है। एक कम होता है और एक अधिक होता है। कैसे? जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे चक्रवात ज्यादा आते हैं और ये जो है चक्रवात ज्यादा हिट करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को, ये पूर्वी तटीय मैदान को। जबकि यहाँ चक्रवात आते हैं तो इसे घूम जाते हैं, तो यहाँ जब घूम जाते हैं तो यहाँ कम प्रभावित करते हैं, जबकि यहाँ पर ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि मैंने आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि जो पश्चिमी जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे चलते हैं, तो ये कम प्रभावित करते हैं इस क्षेत्र को और यहाँ क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान चक्रवात से कम प्रभावित होता है और पूर्वी तटीय मैदान चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ये अंतर था। इसके बाद अन्य अंतर की बात किया जाए, और भी अंतर, बहुत सारे अंतर हैं। जैसे अगर देखा जाए ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब और अंतर की अगर बात देखा जाए तो दोनों में और भी अंतर है। जैसे अगर देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान में ये पांचवा या छठा अंतर जो भी होगा, पांचवा अंतर जो भी होगा, पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता यह है कि यहाँ पर अधिक तापमान पाया जाता है, अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंध सदाबहार वन। उष्णकटिबंध सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ के पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, तो इसलिए जो है इनको हम कहते हैं सदाबहार वन। जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में अगर बात किया जाए तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तापमान थोड़ा कम होता है, वर्षा थोड़ा कम होती है, तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ठीक है, इन्हें हम पर्णपाती वन के नाम से डेरिडियस कहते हैं, पर्णपाती वन के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अधिक तापमान है, अधिक वर्षा है। यहाँ पे पर्णपाती वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ कम तापमान और कम वर्षा है, तो ये साल भर में पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं, तो किस साल भर में अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं। ये पौधे, ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये अंतर है दोनों में। इसके बाद अगर बात किया जाए अन्य अंतर की बात किया जाए, और क्या अंतर हो सकता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है अगर बात किया जाए तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पर्यटन का विकास अधिक हुआ है। आप गोवा जाइए, आप मुंबई जाइए, आप कर्नाटक जाइए, मंगलोर जाइए, आप केरल जाइए, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्षेत्र आपदा प्रभावित कम क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में इसी कारण से जो है पर्यटन का विकास अधिक हुआ है। जबकि इन क्षेत्रों में चक्रवात ज्यादा आते हैं और यहाँ पर आपदा बहुत ज्यादा आती है, तो आपदाओं के कारण ही जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर जो है पर्यटन का विकास कम हो पाया है। यहाँ पर्यटन का विकास
कम हुआ है। यहां पर्यटन का विकास कम हुआ है, यहां पर्यटन का विकास अधिक हुआ है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो एक तरफ पर्यटन का विकास अधिक होना, एक तरफ पर्यटन का विकास कम होना, ये भी चक्रवात और आपदा पर ही निर्भर होता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों में की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, बाकी कृषि की बात की जाए तो कृषि में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ मसाले होते हैं, दोनों तरफ कृषि चावल होते हैं, दोनों तरफ बस केवल चावल की वैरायटी अलग हो सकती है, लेकिन चावल का उत्पादन दोनों तरफ किया जाता है। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में मैंने आपको बता दिया है टोटल डिटेल में, और आप लोग अंतर लिखवा दिया। यही अंतर आपको हो सकता है कि मेंस के एग्जाम में आपसे पूछा जा सके, तो इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए कि भारत का कौन सा तट का मैदान का क्या नाम है और उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर बात किया जाए तो भारत के एक और विभाजन बचा है, वो है भारत का द्वीप समूह। वो विभाजन है आपका भारत का द्वीप समूह की बात करेंगे। अब हम 6 नंबर का जो विभाजन है और डालिएगा भारत के द्वीप। भारत के द्वीप को हम लोग अलग अलग तरीके से अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारतीय द्वीप कितने हैं और उनको कैसे कैसे जाना जाता है। तो भारत के जो द्वीप हैं वो है आपके जो है 2 द्वीप हैं, हमें 2 द्वीप समूह हैं, हमें उनकी चर्चा करनी है। वो द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, हम ये 2 आइलैंड हैं हमारे, और इनकी लोकेशन क्या है? तो इनकी लोकेशन आपके सामने ये है, ये इनकी लोकेशन है, ये है इनकी लोकेशन। ठीक है, तो एक हो गया आपका ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, और ये हो गया आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक जो है बंगाल की खाड़ी में है, BOB बे ऑफ बंगाल में है, और एक अरब सागर में है, अरेबियन सी में है ये। ठीक है, A और S का मतलब होता है अरेबियन सी, और BOB का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। इसको हम बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझिएगा आप लोग, इसको बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों की लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि कौन सागर में है। तो पहला है आपका अरब सागर में है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार की, पहले बात करेंगे, फिर हम लोग लक्षद्वीप की ओर आएंगे। अंडमान निकोबार की अगर बात किया जाए तो अंडमान निकोबार में कई आइलैंड हैं, कई आइलैंड हैं, और उन्हीं आइलैंड के माध्यम से हम इनको जानने का प्रयास करेंगे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में जैसे अगर बात की जाए सबसे पहले नंबर 1 पर है अंडमान, अंडमान और निकोबार। इन आइलैंड को अगर हम मैप के माध्यम से समझें तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार 2 अलग अलग आइलैंड हैं और दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल लाइन खींचता है दोनों के बीच में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे उत्तर में जो आइलैंड है इसको हम बोलते हैं अंडमान में उत्तरी आइलैंड, उत्तरी अंडमान इसको बोला जाता है। नंबर 1 पर है उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान की विशेषता यह है कि उत्तरी अंडमान पर एक पर्वत है, उसका नाम है सैंडल पिक, सैंडल चोटी कहते हैं, चोटी सैंडल पिक कहते हैं, और ये पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपका किस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल पिक, और किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान पर है। उत्तरी अंडमान के बाद में एक और है, वो है आपका मध्य अंडमान, दूसरा हो गया आपका मध्य अंडमान हो गया, और इसके बाद हो गया आपका जो है ग्रेट अंडमान हो गया। ठीक है, ये 3 है, और बीच से एक लाइन गुजरी है जिसे हम लोग 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री अक्षांश है ये, अक्षांश, और इसी को हम लोग 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अंडमान और निकोबार में कौन सा चैनल है जो दोनों की सीमा बनाता है? तो हम बताएंगे दोनों के बीच में सीमा बनाता है 10 डिग्री चैनल। आईएएस के क्वेश्चन में, TCS में क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके बाद अगर हम बात करें निकोबार में, तो पहला है कार निकोबार, कार निकोबार। इसके बाद है जो है लिटिल निकोबार, और फिर है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र हो गया निकोबार के, और ये तीनों क्षेत्र हो गया अंडमान के। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आइलैंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार का निर्माण, ये इस द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो नंबर 1 पहला पॉइंट है ये ज्वालामुखी से हुआ है। पहला है ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ये पहला पॉइंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कौन सा, दूसरा अगर पॉइंट की बात किया जाए, दूसरा इसके अंतर क्या, इसकी विशेषता क्या है, तो अंडमान निकोबार में याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, उन जनजातियों के बारे में हमें जानकारी रखनी है, जानकारी रखनी है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि कौन कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, तो सबसे पहले पाई जाती है वो जनजाति है, आप लोग इसको नोट कर लिएगा, ओजेस। पहली जनजाति है ओजेस, ओजेस नामक जनजाति है। दूसरी है नंबर 2 पर है सेंटेनेलीज, सेंटिनेलीज, सेंटिनेलीज नामक जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है नंबर 3 पर है जारवा, तीसरी जनजाति का नाम है जारवा जनजाति, जारवा जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। 4 नंबर पर जनजाति कौन सी है यहाँ पर, सोमपेन, यहाँ पर सोमपेन नामक जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। नंबर 5 में जनजाति कौन सी है यहाँ पर, अंडमानी, अंडमान इसलिए नाम रखा गया, और यही जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, अंडमानी जनजाति। और नंबर 6 पर जनजाति कौन सी है, निकोबारी, निकोबारी। तो यहाँ पर इतनी जनजातियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी जनजातियां अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इनके बारे में हमें जानकारी रखने की आवश्यकता है। ये भी पता है, आप लोगों को बता देता हूं मैं कि अंडमान में, अंडमान की अगर बात किया जाए तो अंडमान में जो है टोटल 350 द्वीप छोटे बड़े मिलाकर के पाए जाते हैं। छोटे बड़े मिलाकर के जो है कितने पाए जाते हैं, 350, लेकिन केवल 38 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव आवास है, मानव आवास। कितने पर है, 38 आइलैंड पर है, और ये जनजातियां भी पाई जाती हैं। अभी इन जनजातियों से हमारा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जनजातियों के साथ हमारा संपर्क होने का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा और उनका कल्चर अलग अलग है, और कल्चर ना मिलने के कारण हमारा और उनका कोई मेल नहीं बैठ पा रहा है कि वो और हम उनके मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुख्य धारा में ना आने का। तो अंडमान में निकोबार की अगर बात किया जाए तो निकोबार में एक क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट। तो निकोबार का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसे वाले निकोबार है, तो निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं सबसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट जो है सबसे लास्ट में है, ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग है किसका, भारत का। भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, इंदिरा पॉइंट और निकोबार आइलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडमान में, मैंने आपको अंडमान निकोबार के बारे में बताया है। अंडमान निकोबार की अगर बात किया जाए, यहाँ पर और क्या किया जा सकता है, और यहाँ क्या विशेषता है, तो यहाँ पर नारियल, यहाँ पर नारियल की कृषि होती है, यहाँ पर चावल की कृषि की बहुत व्यापक पैमाने पर की जाती है। अंडमान निकोबार में यहाँ पर चावल की कृषि बहुत व्यापक पैमाने पर होती है। ठीक है, इसी आइलैंड में दो द्वीप ऐसे हैं। एक द्वीप है आपका, हम अगर बात करते हैं तो बैरन, एक बैरन द्वीप है, और एक द्वीप है नारकोंडम, नारकोंडम। तो बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी को एक मात्र है बात, एक मात्र,
ये भी याद रखिएगा। ओनली एक ज्वालामुखी है, एक वॉल्केनो हमारे यहाँ कौन सा है जो फट सकता है, वो है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में ही है और एक वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरा है नागालैंड ज्वालामुखी, ये नारकोंडम ज्वालामुखी, और ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। कैसे? तो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कैसे है कि ये ज्वालामुखी फटा नहीं है, अभी ये बल्ब फट गया है एक बार और ये लगभग लंबे समय तक फटा नहीं है, तो इसको ये रख दिया गया कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। हो सकता है कि आगे इसमें दोबारा विस्फोट हो सकता है। ठीक है, दो हमारे यहाँ ज्वालामुखी हैं और पूरा अंडमान निकोबार भी पूरा ज्वालामुखी से ही निर्मित है, ये भी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर बात किया जाए तो अब हम बात करेंगे दूसरा ज्वालामुखी दूसरा आइलैंड कौन सा है। तो दूसरा आइलैंड हमारा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारा, लक्षद्वीप आइलैंड को अगर हम बात करें किसका पहले निर्मित है, अगर बात कर लें इसका निर्मित कैसे है, तो ये प्रवाल जीव द्वारा निर्मित है। प्रवाल जीव जो होते हैं उन्हीं द्वारा निर्मित है। प्रवाल जीव कैल्शियम कार्बोनेट के बने आवरण होते हैं और उनके अंदर जीव पाए जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर दूसरे जीव तीसरे जीव करके और एक अलग जो है एक नई पीढ़ी बना लेते हैं। धीरे धीरे करके वो एक आइलैंड का निर्माण कर लेते हैं और सी लेवल के ऊपर आ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो लक्षद्वीप प्रवाल जीव के अवशेष से बना हुआ है। प्रवाल जीव के अवशेष से ये बना हुआ है। कौन सा? प्रवाल जीव लक्षद्वीप बना हुआ है। ठीक है, अगर लक्षद्वीप के लोकेशन की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप के लोकेशन की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप की लोकेशन की अगर हम देखते हैं तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है और यहां इसको हम ये चैनल अक्षांशों के माध्यम से लक्षद्वीप को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले है 8 डिग्री चैनल, फिर 9 डिग्री चैनल और फिर 10 डिग्री चैनल, फिर है 11 डिग्री चैनल। ठीक है, अलग अलग है, इसको एक हम हटा देते हैं अभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर है 8 डिग्री चैनल, इसको मैं लिख देता हूं पहले। 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। दूसरा है आपका 9 डिग्री चैनल और तीसरा है आपका 11 डिग्री चैनल है। 11 डिग्री चैनल है और ये है आपका 9 डिग्री चैनल है, नॉर्थ में अक्षांश है। ठीक है, 3 चैनल है। अंडमान को अलग अलग इसको बांटा जाता है। तो जो लक्षद्वीप है अगर कहा जाए तो लक्षद्वीप में जो 11 डिग्री चैनल है ये किसको अलग करता है, और ये अगर कहा जाए तो 11 डिग्री चैनल अलग किसको अलग करता है, तो इसके उत्तर में अमीनी द्वीप है। अमीनी द्वीपी, इसको अमीनी द्वीपी कहते हैं। यहाँ पर आइलैंड है और यहाँ पर जो आइलैंड है उसको बोलते हैं कन्नानौर। ये हो गया आपका कन्नानौर। तो ये हो गया आपका कन्नानौर, ये हो गया अमीनी। तो बीच अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप में अमीनी और कन्नानौर आइलैंड को कौन अलग करता है, तो हम बताएंगे ये 11 डिग्री चैनल अलग करता है इसको। 11 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, अगर दूसरे की हम चर्चा करते हैं 11 डिग्री चैनल के अलावा दूसरा जो चलता है वो 9 डिग्री है और 9 डिग्री चैनल में ये है आपका कन्नानौर और ये है आपका मिनिकॉय। ठीक है, ये आपका है मिनिकॉय। ठीक है, तो मिनिकॉय और कन्नानौर को अलग कौन करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, और नीचे है मालदीव। मालदीव एक देश है। मालदीव एक देश है और मालदीव जो अलग करता है ये अगर ये पूरा लक्षद्वीप है तो पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। किसको? लक्षद्वीप देश को, पूरे लक्षद्वीप को पूरे मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इसको हम एक बार अलग मैप में बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, मैं इसको दोबारा बता देता हूं, मैं एक अलग मैप बना करके। ध्यान देना, लक्षद्वीप की अगर बात किया जाए
तो लक्षद्वीप में अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप में एक क्षेत्र, मान लो ये पूरा लक्षद्वीप अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप में 3 भागों में बटा हुआ है लक्षद्वीप। पहला भाग है उसको कहते हैं, मान लो यहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं, तो उस आइलैंड को हम बोलते हैं अमीनी द्वीपी बोलते हैं। और फिर यहां से चैनल गया है 11 डिग्री लाइन, 11 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है ये किसको बांटा, तो यहां पर बहुत सारे आइलैंड हैं और उन आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो आइलैंड कौन सा है, अगर हम बात करते हैं कौन सा आइलैंड है तो आइलैंड का नाम है कन्नानौर। ठीक है, कन्नानौर, ये कन्नानौर द्वीप हो गया, समूह हो गया, कन्नानौर द्वीप समूह हो गया। ठीक है, याद रखना ये समूह ग्रुप है द्वीपों का और ये भी समूह हो गया। अब कौन बांट रहा है, 11 डिग्री चैनल बांट रहा है, किसको, अमीनी को कन्नानौर से। फिर इसके बाद में अगला चैनल कौन सा है तो वो है आपका 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा है, चैनल है। ये किसको बांट रहा है, तो यहां पर एक आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। तो कन्नानौर को मिनिकॉय से अलग कौन करता है, ये अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल के नीचे है आपका कौन चैनल, 8 डिग्री चैनल है, ये हो गया आपका 8 डिग्री चैनल हो गया। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये हो गया आपका मालदीव देश, ये हो गया आपका मालदीव देश। ये सब चीजें किताब में आप तो पढ़ तो लेते हैं, किताब में आपको चीजें मिल भी जाएंगी, लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक हम चीजों को मैप के थ्रू नहीं समझते हैं तब तक हमारे समझ में चीजें नहीं आती हैं। और जब एक बार आप मैप बना लेंगे, 2 बार मैप का ड्रॉ करेंगे, 3 बार मैप का ड्रॉ करेंगे, तो ये चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और वो चीजें हमेशा आपको याद भी रहेंगी, आप इसको नहीं भूल सकते हैं। फिर इसको आप कभी नहीं भूलेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे ही मैप पे ड्रॉ कर लीजिएगा कि 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनी द्वीपी को कन्नानौर से, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, कन्नानौर को मिनिकॉय से, और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय को लक्ष्य मालदीव से। ये सब अलग, सबको अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब हम लक्षद्वीप की और विशेषताओं की चर्चा करें तो लक्षद्वीप में और विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप के, तो लक्षद्वीप में यहाँ और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, हमें उनके बारे में भी जानकारी रखनी है, ध्यान देना। सबसे पहले अगर एक मैप बनाते हैं हम लोग और मैप के थ्रू इसको हम गौर कर लेते हैं कि ये पूरा क्षेत्र लक्षद्वीप है और ये आपका अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करते हैं और यहाँ विशेषताओं की बात करें तो लक्षद्वीप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। दूसरा, यहाँ पर 94% जनसंख्या जो है ये मुस्लिम है। जनसंख्या कैसी है यहाँ पर, ये मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, इस क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या है, पर्यटन है और मछली पकड़ना, मछली उत्पादन यहाँ का सबसे प्रमुख व्यवसाय माना जाता है इस द्वीप के क्षेत्रों के लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये इसकी राजधानी क्या है तो कावारत्ती है, ये तो आपको पता ही होगा सबको। ठीक है, तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में, अंडमान के बारे में बता दिया। कुछ और आइलैंड है उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। भारत में कुछ और भी आइलैंड है, उन आइलैंड की हम एक एक करके आप लोगों से चर्चा कर देते हैं यहीं पर मैप पे ही। कुछ और भी आइलैंड है, उन आइलैंड की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला जो आइलैंड है वो है आपका सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप की विशेषता क्या है तो सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है, मुंबई शहर इसी आइलैंड पर बसा हुआ है। किस आइलैंड पर, तो वो आइलैंड का नाम है सालसेट आइलैंड है, उसी पर बसा हुआ है। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या किस आइलैंड पाई जाती है तो सालसेट आइलैंड पर ही पाई जाती है। भारत में ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो वो जनसंख्या पाई जाती है किस पर तो सालसेट आइलैंड पाई जाती है, जिसमें मुंबई शहर बसा हुआ है। लगभग 2 से 3 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है,
इसके बाद एक आइलैंड है आपका यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा के बाद उसका नाम है न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप की विशेषता क्या है, पहले आप ध्यान समझ लीजिएगा। न्यू मोरे द्वीप को लेकर के दो देशों के बीच में विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद क्या है, इसके पीछे क्या विवाद है, तो इसके पीछे विवाद यह है कि भारत कहता है कि ये न्यू मोरे आइलैंड हमारा है और बांग्लादेश कहता है हमारा है। लेकिन 2004 की सुनामी जब आई थी 4 में, तो ये आइलैंड डूब गया और विवाद खत्म हो गया है। अब फिर कभी निकलेगा, फिर विवाद हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस आइलैंड को लेकर के विवाद है, तो आइलैंड का नाम है न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप आइलैंड है, इसी को लेकर के विवाद है और यहीं पर है। उड़ीसा के तट के पास एक आइलैंड है, उसका नाम रखा गया है, उसका नाम था व्हीलर द्वीप। मैं पहले लिख देता हूं, इसका नाम क्या था, ये उड़ीसा के तट पर आइलैंड है और इसका नाम था आपका व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप नाम था। जब एपीजे, अच्छा, इसी आइलैंड से क्या किया जाता है, इसी आइलैंड से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइल जैसे अग्नि, जैसे नाग, जो भी मिसाइलें बनती है हमारे यहाँ, उन सभी मिसाइलों का परीक्षण इसी आइलैंड से किया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जब डेथ हो गई तो इस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया और इस आइलैंड का नाम रख दिया गया कलाम आइलैंड। कलाम द्वीप, इसे कलाम आइलैंड रख दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम आइलैंड रख दिया गया। ये विशेषता कहाँ की है, तो ये विशेषता है आपके व्हीलर द्वीप, ये जो है यहीं पर। क्यों, क्योंकि यहीं पर एक क्षेत्र है चांदीपुर एक क्षेत्र है और चांदीपुर में ही मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और वो जो है आपका सालसट द्वीप, यहीं पर, ये क्या कहते हैं, ये कलाम आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, तो कलाम आइलैंड की एक बहुत ही खास विशेषता है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा में है और ये कलाम आइलैंड, इसका नाम हो गया है अब कलाम द्वीप पड़ गया है। कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो है, ये उनकी डेथ हो गई थी और यहीं पर उन्हीं के नाम पर ये इस आइलैंड का नाम रखा गया है। तो पहला आइलैंड मैंने आपको बताया था न्यू मोरे द्वीप और दूसरा हो गया आपका कौन सा, तो कलाम द्वीप। इसका पहला नाम क्या था, व्हीलर द्वीप नाम था, अब इसका नाम कलाम द्वीप हो गया। और ये भारत के उड़ीसा में स्थित है और यहीं पर चांदीपुर है और चांदीपुर में ही सारी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, इन सारी मिसाइलों का परीक्षण यहीं पर किया जाता है। इसके बाद एक आइलैंड है, यहाँ पर एक झील है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, उसका नाम है पुलिकट झील। और इसी झील के बीच में एक आइलैंड का नाम है, उस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है, ये पूछा जाएगा श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा आइलैंड पुलिकट झील के बीच में है। और पुलिकट झील कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, दोनों राज्य की सीमा पर पड़ता है पुलिकट झील और इसी में एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप की विशेषता क्या है कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर एक केंद्र है, उसको हम लोग बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यहीं से सारे सैटेलाइट या उपग्रह भेजे जाते हैं। तो यहां से क्या किया जाता है, श्रीहरिकोटा से उपग्रह अर्थात सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है। सारे सैटेलाइटों का परीक्षण श्रीहरिकोटा से ही किया जाता है जो आपका पुलिकट झील के अंदर में स्थित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि
की जो है कौन सी का कोई आइलैंड है तो उनकी अपनी क्या विशेषता है और उन विशेषताओं को हमें जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चों में, क्योंकि हम ये ऐसा पोर्शन होता है कि इसको कोई जल्दी पढ़ता नहीं है, ना ही किसी क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है कि इतनी बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता है आपको क्लास में कि बच्चों को ये सब चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाए और उनको ये चीज़ मालूम चलेगा तो बच्चों को ये चीज़ें क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन सही हो सकता है। लेकिन कभी कभी जो है टीचरों की भी गलती होती है, बच्चों की भी गलती होती है, क्योंकि पेपर वो देखते नहीं है और जो है पेपर नहीं देखते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स जोड़ के भी पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको आना स्वाभाविक है कि जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं और आइलैंड की बात करेंगे, एक आइलैंड और है हमारे पास है और वो आइलैंड है श्रीलंका के पास है पंबन द्वीप। पहले मैं एक आपको मैप बना देता हूं, आपको समझ में उसी बहाने आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका श्रीलंका, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आपका श्रीलंका हो गया और श्रीलंका हो गया और यहीं पर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है पंबन। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले पंबन द्वीप। पूछा जाएगा कि पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस अगर कहा जाए कि ये मुख्य रूप से कहां पर है तो ये मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। यह है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। इसकी विशेषता क्या है तो यहां पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, और यहाँ पर प्रवाल जीव भी पाए जाते हैं, प्रवाल जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं और ये क्षेत्र जो है बायो रिजर्व अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण लगता है, पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, तो पर्यावरण के अगर देखा जाए पर्यावरण की व्यू से तो ये क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र पड़ जाता है। पंबन द्वीप जो है ये आपका पेट्रोलियम और प्रवाल जीव के दोनों के माध्यम से। ठीक है, और ये भारत, और कहाँ पर इसका लोकेशन कहाँ है तो इसकी लोकेशन है आपका मन्नार की खाड़ी में इसकी लोकेशन पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर राम सेतु भी है जिसे हम लोग आदम ब्रिज भी कहते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भारत में हमने जो है आप लोगों को टोटल 6 आपको क्षेत्रों को मैंने बता दिया है। मैं एक बार उसको दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। हमने भारत के 6 भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा हम लोगों ने आप लोगों से 2 से 3 क्लास में कर दिया है और वो आप लोगों को काम क्या है कि उन सब क्षेत्रों को बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना लेना है और बार बार वीडियो देखना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं और कैसे उनको निकाला जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहला विभाजन कौन है तो पहला विभाजन है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हमने इसकी चर्चा आप लोगों से पूरा कर दिया है, मैंने इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, दूसरा हमने चर्चा आप लोगों से किया था प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार हमने इसकी चर्चा भी आप लोगों से कर दिया और इनमें कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को डिटेल में इसको बता दिया है। फिर मैंने आप लोगों से चर्चा किया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल के मैदान की भी मैंने आपसे चर्चा किया और ये कहाँ पाया जाता है तो उत्तर का विशाल मैदान भी आपका जो है ये मैंने इसकी चर्चा कर दिया, सिंधु गंगा और इन नदियों द्वारा बनाया गया है। नंबर 4 ब्रह्मपुत्र द्वारा। नंबर 4 कौन सा मैंने आपको बताया तो मैंने मरुस्थल की चर्चा आप लोगों से किया था और 2 मरुस्थल भारत में पाए जाते हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। नंबर 5 है आपका कौन सा तो तटीय मैदान, जिसकी चर्चा मैंने आज किया। 2 तटीय मैदान है, उनकी अपनी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने उनके बारे में डिटेल में आपको बता दिया है। 6 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया है, आपका बताया है द्वीप समूह। हमारे यहाँ कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं, हमने इनकी भी चर्चा आप लोगों से किया है कि कौन कौन से द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं। तो मैंने लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार की चर्चा आप लोगों से कर दिया है। मैंने डिटेल में एक एक चीज आप लोगों को बता दिया है। कहीं इसमें आपको कोई डाउट लगे तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी पूछ सकते हैं और आप लोगों को ये चीजें मैं बताऊंगा क्लास में जब भी आप पूछेंगे। और आप लोगों को जो भी सवाल डिटेल में अगर कोई चीज जानना हो तो आप मैसेज करके आप
पूछ सकते हैं। उस सारे आपको जो है मैं आपको ये सारा सॉल्व मैं आपको करके बता दूंगा कि किनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अब एनसीईआरटी की भी क्लास शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के बारे में भी बताना है। क्लास 6 के एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास 8 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हम लोग सारी एनसीईआरटी को एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ज्योग्राफी में कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आईएएस में आए, चाहे पीसीएस में आए, या अन्य एग्जाम में कहीं आ जाए, तो आप लोगों का ये चीज सही हो जाए, ठीक है। तो हमने इन लोगों की चर्चा आप लोगों से कर दिया है। अब हम लोग इसके बाद अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, और अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन नदियां हैं, उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा हम आप लोगों से एक एक करके करते चले आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास करते हैं, इसके आगे हम लोग कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।